जीवन में सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। 8 साल का जो गैप रहा और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की, इसके बीच में भी आप कुछ पढ़ते थे या फिर अगर पिता का साया नहीं रहता है तो एक तरह से लगता है कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे? कि आप अपनी लाइफ में किस चैप्टर पे हैं, हाथ में एजुकेशन की लाइन ही नहीं है। आप आगे पढ़ नहीं पाएंगी और आप कुछ बन नहीं पाएंगी। जो मैंने अपने स्ट्रगल से सीखी है चीज़, वो यही सीखी है कि सबसे पहले हमको अपने आप को फेस करना सीखना चाहिए। फेस योरसेल्फ। पूरा श्रेय मेरी माताजी के अदम्य साहस को जाता है। मेरी कास्ट की भी मैं पहली लड़की हूँ जो आज इस मुकाम तक पहुँची है। और कई बार ये भी होता था कि मेरे भाई के लिए कुछ सामान बाद में आता था, पहले लतिका के लिए सामान आता था घर में। तुरंत वड़ी क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, टॉक विद टॉपर की इस श्रृंखला में आज हम एक नए व्यक्तित्व से मिलेंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ने के बाद लगभग 8 साल के बाद आरएस की तैयारी शुरू की और पढ़ाई शुरू की और वो आरएस की तैयारी से शुरू की और अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने आरएस बन के दिखाया और 107वीं रैंक अर्जित की आरएस 2021 में। और मैं आपको मिलाना चाहूँगा लतिका पालीवाल जी से। मैडम, आपका स्वागत है सम्यक के इस मंच पर। थैंक यू सो मच सर। सम्यक को हम धन्यवाद देते हैं कि इस मंच के माध्यम से आपसे इंटरेक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी आप इतना इनकरेज करेंगे क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल और आपका व्यक्तित्व तो ही अपने आप में इनकरेजिंग है। मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दें। यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी लोगों को सादर नमस्कार। मेरा नाम लतिका पालीवाल है। उदयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। आरएस 2021 में जैसा कि सर ने बताया 107th रैंक है और अभी आरएस प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पे मैं यहाँ पे जयपुर में हूँ। आप अपना फैमिली इंट्रोडक्शन भी बताएं कि आप किस तरीके से परिवार से बिलोंग करती हैं और आपका एजुकेशन कहाँ रहा, कैसा रहा? बहुत ही सामान्य और जिस तरह का एक स्नेहिल परिवार होता है उसी परिवार से मैं भी बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में इमीडिएट फैमिली में मेरी माताजी श्रीमती विजय लक्ष्मी जी हैं, मेरे भाई साहब श्री वरुण जी हैं और उसके अलावा क्योंकि हम राजस्थान से हैं, जॉइंट फैमिली होती है तो कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी बहुत ही बड़ी एक एक्सटेंडेड फैमिली है। ऐसे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं जो आज पूरी तरह से मेरे परिवार की तरह हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बन के चल रहे हैं मेरे साथ, चाहे वो बिंदु आंटी हो, विनोद अंकल, संगीता जी, सीमा जी, सभी और साथ में अब जसराज जी भी। जी थैंक यू मैम, आपने एक्सटेंडेड फैमिली में मुझे भी इंक्लूड कर दिया और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने अपनी नानी के बारे में भी बताया था कि अपनी नानी भी आपकी बहुत क्लोज रही, तो उनके बारे में बताएं। सर एक्चुअली मेरी नानी का देहावसान अभी फेब 2024 में ही हुआ है और मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रही हूँ और वो एक तरह से मेरे लिए सपोर्टिव पिलर थी। और शायद मैं इस एक बात से बता सकूं कि उनके रूप में मैंने क्या पाया था और क्या खोया था। मेरी नानी तुरत वड़ी बहुत टेस्टी बनाते थे, तो जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, अब शायद मैं लाइफ में कभी तुरत वड़ी की तरफ न देख पाऊंगी न मैं कभी खा पाऊंगी। तो सर उस तरह का अटैचमेंट रहा है मेरा मेरी तुरत वड़ी क्या होता है? सर ये एक मेवाड़ की डिश होती है, दाल की तरह होती है लेकिन उसको थोड़ा सा सेक के बनाया जाता है और लिक्विड क्योंकि करी की फॉर्म में होती है ये। ओके, तो मैम मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड भी जानना चाहता हूँ। एजुकेशन में मैंने मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी में किया है और लॉ में भी मैंने डिग्री ले रखी है और थ्रू आउट मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन रही हो। सिम्पोजियम को भी मैंने कंडक्ट किया हुआ है, नेशनल सिम्पोजियम्स को। राजस्थान के अलग अलग जगहों से मैंने पढ़ाई की है, लेकिन जो 10th और 12th जो हमारा फाउंडेशन कहलाता है एजुकेशन का, वो लकीली मैंने नाथद्वारा से किया है, दोनों ही बोर्ड। और इसी कारण से श्रीनाथ जी से मेरा एक बहुत बहुत अलग और बहुत ही डीप कनेक्शन बचपन से रहा है।
जी मैम, आप उस दिन मिलने आए थे तो भी आप सर के लिए प्रसाद लेकर आए थे। आपने जैसे ये आपने ग्रेजुएशन हो गई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई है, उसके बाद आपका काफ़ी लंबा गैप रहा, तो आरएएस बनने का आपने कब सोचा फाइनली? सर ये थोड़ा सा एक यूनिक स्टेटमेंट हो सकता है और शायद शॉकिंग भी हो सकता है। आरएएस बनने का मैंने बचपन में इस तरह से एज सच कभी नहीं सोचा था। मैं किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स का, मेरे पिताजी का ये सपना था शुरू से कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाना चाहिए। मेरी कुछ पर्सनैलिटी या कुछ ट्रैट्स जो पेरेंट्स शायद जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्होंने किए होंगे और उन्होंने मुझे बार बार यही बोला था कि आप इसी के लिए बने हैं, आपको वो ट्राई करना चाहिए। और मैं मना ही करती थी क्योंकि मुझे कुछ और ट्राई करना था। लेकिन फाइनली आरएस के बारे में फिर से, जैसा कि सर ने बताया कि गैप के बाद मैंने स्टार्टिंग किया था, तो फिर से मेरी जो इमीडिएट फैमिली थी, मेरी माताजी और मेरे भाई साहब, जो शायद ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में ही उन्होंने मुझे संभाला और उन्होंने ही मुझे लगातार मोटिवेट किया कि मुझे फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने सर स्टार्ट किया इन 2016-17। 2016-17 में आपने 18 वाला जो एग्ज़ाम है वो पहला अटेम्प्ट था आपका, उसमें क्या स्थिति रही? सर उसमें स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं रही थी। फिर मैंने फिर से अटेम्प्ट किया और उसमें इस वाले में थोड़ा ऑडेसिटी या दुस्साहस कह लीजिए आप, एक जिद थी कि जो करना है या जो पाना है, हमको अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें उसी को लिखना है। तो मैंने मेरे रूम में भी टेबल के सामने वही लगा रखा था जो मुझे चाहिए था। तो ऐसा क्या चीज़ें थी जो आपने पिछले अटेम्प्ट में नहीं की और इस बार की हैं, जिसकी वजह से बहुत रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आप एसडीएम के पद पर आने वाले समय में कार्य करेंगी? सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट या सबसे बड़ा सुधार हमारे माइंडसेट में होना ज़रूरी है और ये सुधार माइंडसेट में ही मैंने किया था, क्योंकि उस समय भी मैं काफ़ी इनर स्ट्रगल्स से अपने आप को दो चार कर रही थी। लेकिन उस समय भी मेरी जो इमीडिएट फैमिली थी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और पहला सुधार माइंडसेट में किया कि हमको जो करना है वो करके ही रहना है। ये सभी स्टूडेंट्स या जो भी फील्ड में हम जाते हैं उसमें हमें यही माइंडसेट बना के चलना होता है। और दूसरा जो सुधार था वो हमारी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड था। इसमें मैंने सबसे बड़ा सुधार ये किया था, रिव्यू विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। मैं लगातार अपने आप को रिव्यू करती थी, मेरे टेस्ट पेपर्स को मैं रिव्यू किया करती थी और उनमें मैं स्पीड बनाने की कोशिश करती थी, क्योंकि हमें 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में हम कितना ज़्यादा बेटर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं शब्दों के माध्यम से, इसमें मैंने सुधार किया। तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस ये आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है पूरा, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमने पूरा सब्जेक्ट कर लिया है, टेस्ट सीरीज देने के लिए जाना हो ही नहीं पाता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज भले कितना ही पढ़ा है उसको दे दें या फिर रुकें? सर मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी टेस्ट सीरीज दीजिए, अगर आपने आधा पढ़ा है तो भी दीजिए, और आपने प्रॉपर तैयारी की है तो भी आप ज़रूर टेस्ट सीरीज की तरफ जाइए। क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो आपको अंदर पिंच करेगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ा है, आपने अपना समय कहाँ बर्बाद किया। और पूरा अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपको अपना जो रिव्यू है वो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से घबराइए मत, आप इनको कीजिए ज़रूर। और सम्यक से आपका कैसा कनेक्शन रहा और क्या क्या सम्यक से आपने किया? सर सम्यक से यूनिक कनेक्शन रहा है। सबसे पहले कौशल सर की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे जब भी मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया। और सर हमेशा यही बोलते हैं कि मोटिवेशन बाहर से नहीं होता है, अंदर से होता है। तो सही बोलते हैं सर, लेकिन जो बाहर से जगाने वाला जो एक मेंटोर होता है वो काम सर ने हमेशा किया है। सबसे पहले सम्यक के जो फ्री टेस्ट पेपर्स या जो भी मुझे मिलता था ऑनलाइन उसको मैंने पहले ट्राई किया। उसके बाद सम्यक की मॉक इंटरव्यू, उससे मैं जुड़ी थी और वो बहुत मुश्किल समय था मेरे जीवन का, पर्सनली भी मुश्किल था
और पूरे विश्व के लिए बहुत मुश्किल समय था। कोविड-19 पैंडेमिक था। वो ये 18 के इंटरव्यूज की बात कर रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद फिर अभी 22 जो 21 का एग्जाम था जी, उसके दौरान भी आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह दी होंगी आप? जी सर, टेस्ट पेपर्स मैंने इसमें लिखे थे और जो यहाँ पे फैकल्टी हैं उनकी भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ करते थे कि मैं अपने आंसर को और कैसे बेटर करूँ या मैं किस तरह से इसमें सुधार करूँ, और मैं बार बार सवाल पूछा करती थी। तो फैकल्टी ने कभी कोई इरिटेशन नहीं दिखाया, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव रही और लगातार वो मुझे मोटिवेट ही किया करते थे। मैं फिर से बार बार यही शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सम्यक में आके जिन चीज़ों की शायद हमें ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी हमें मिल जाती है। तो मोटिवेशन या खुद पे भरोसा वो मुझे उस समय सबसे ज़्यादा उसकी नीड थी, और मेरा माइंडसेट चेंज हो वो भी नीड थी, और वो मुझे यहाँ पे मिला था। आज के समय में हम देखते हैं कि अगर माता पिता का साया रहता है हमारे ऊपर तो जीवन बहुत ठीक से चलता है, और लड़कों को या लड़कियों को अगर पिता का साया नहीं रहता है तो एक तरह से लगता है कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे जीवन में, या फिर अब सब ख़त्म हो गया है। तो आपके साथ ये बहुत दुर्घटना जो हुई है ये आपके स्टडीज़ के दौरान हुई, जब आपके पिताजी का देहावसान हो गया। तो वो समय के बाद में आपने कैसे सोचा कि भाई, कभी सोचा था कि आप एक RS बनेंगी? सर, मैं फिर से यही कहूँगी कि मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ज़रूर सोचा था। और मैं आज इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरी माताजी को हेड्स ऑफ करना चाहूँगी। आज मैं यहाँ बैठी हूँ जिस कारण से और जिस तरह से मैं बैठी हूँ, उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी माताजी के अदम्य साहस को जाता है, और जिस तरह से उन्होंने हम बच्चों को स्टडी के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम उस जनरेशन के हैं जहाँ शायद जेंडर इक्वालिटी या बेटियों को पढ़ाना चाहिए, वो भी मास्टर्स कराएं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में कराएं, और वो भी बच्चियों को सपना दिखाएं कि बेटी आप घर का काम बाद में सीखना, पहले आप बुक्स को हाथ में लो। तो इस तरह की अपब्रिंगिंग मेरे पेरेंट्स ने मेरी की है। और कई बार ये भी होता था कि मेरे भाई के लिए कुछ सामान बाद में आता था, पहले लतिका के लिए सामान आता था घर में। तो ये चीज़ें भी रही हैं। ये तो बहुत दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय थे, और आजकल भी मैं देखता हूँ, आज के समय में भी, ये तो आप पहले की बात कर रहे हैं, आज के समय में भी एक बच्ची थी जिसको 10th तक पढ़ाया और 11th में नहीं पढ़ा रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो बोले वो स्कूल है, वो रोड के उस पार है, इसलिए हम नहीं भेज सकते। तो जब आज के समय में यहाँ ये बातें होती है, और इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख के, जैसे आज सम्यक का गुरुकुल है, तो गुरुकुल में आप मतलब आजकल जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चियों को वहाँ पे कहाँ पे कैसे छोड़ें, तो उनके लिए तैयारी करने के साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ भी यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर है। आपने जिस समय की बात की, वहाँ पे बायोटेक जैसे सब्जेक्ट में MSc करवाना, ये अपने आप में बहुत सच में बड़ी बात थी। क्योंकि मैं खुद अगर 2014 में ही मैं अगर BTech करने की बात कर रहा था, तो वहाँ पर गांव के लोग ये बोलते थे कि क्या ज़रूरत है। सर, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। मेरी सोसाइटी की मैं पहली लड़की रही हूँ जिसने बायोटेक में मास्टर्स किया, और मेरिटोरियस तरीके से ये शुरू से रहा है। तो मेरिटोरियसली ही मैंने किया है बायोटेक। लॉ में डिग्री, और उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से किया, और ये सारा भी मेरी माताजी के सपोर्ट और मेरे भाई के सपोर्ट के बिना असंभव होता। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मेरी कास्ट की भी मैं पहली लड़की हूँ जो आज इस मुकाम तक पहुँची है, RAS। और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आखिरी नहीं हूँ, क्योंकि उदयपुर जैसे क्षेत्र से लड़कियाँ इस मुकाम तक बहुत कम पहुँच पाती है। आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शायद अब ये चीज़ बदलेगी ज़रूर। एग्जैक्टली, ज़रूर बदलनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास इसी तरफ है। 8 साल का जो गैप रहा और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की, इसके बीच में भी आप कुछ पढ़ते थे या फिर? सर, एक फ़नी चीज़ मैं बताना चाहूँगी। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उससे रिफ़्रेश होने के लिए हम किसी और एक्टिविटी या किसी और हॉबी की तरफ जाते हैं। मैं पढ़ाई से फ्री हुई या पढ़ाई के दौरान भी मैं हॉबी को परस्यू करती थी, और मेरी हॉबी भी पढ़ना ही था, और वो आज भी है। उस समय भी मैं करंट अफेयर्स वगैरह से लगातार जुड़ी रहती थी, और जो मेरी हॉबी है नॉवेल्स को पढ़ना,
और अलग अलग तरह के नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं। हर तरह की बुक को पढ़ना मेरा शौक रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी नानी के रूम में ढेर सारी वो जो कल्याण के अंक आते थे, वो कल्याण के अंक भी मैं एक बार, 2 बार, 3 बार उनको मगअप किया करती थी। तो पढ़ना मैंने कभी छोड़ा नहीं सर। तो इसका मतलब तो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी काफी ज्यादा ही होगा। सर नहीं है, कल्याण के अंक भी आपने बहुत पढ़े हैं। सर उसमें स्टोरीज आती थी। तो बचपन में मेरे पेरेंट्स हम दोनों बच्चों को रात को सोने से पहले 2 स्टोरीज डेली सुनाया करते थे। तो अलग अलग तरह की कहानियाँ होती थी, कभी फेरी टेल से, कभी पंचतंत्र हो गया, या कभी कोई जो हमारी स्टोरीज है महाभारता, रामायण, उनके पात्रों की कहानियाँ। तो वही कहानियाँ कई बार कल्याण में मिलती थी। तो इस कारण से मैं उनको अक्सर बहुत शौक से पढ़ा करती थी कि इसमें नया क्या मिलेगा मुझे। जिन लोगों को नहीं पता है कल्याण क्या है, कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो मासिक रूप से या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से पुस्तकें निकाली जाती हैं, जिनमें स्टोरीज भी होती हैं और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। अच्छी बात है कि आप उनको पढ़ के आए हैं इतने सालों से, और आज हम आपसे संवाद कर रहे हैं। आपके आइडियल्स कौन रहे हैं जीवन में? अभी जैसा कि मैंने बताया, हर तरह की किताबें पढ़ी है। गीता भी हमारी फैमिली में लगातार हमने सुनी भी है अपने एल्डर्स से। उसमें एक लाइन हमेशा आती है कि आप ही अपने बिगेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और आप ही अपने बिगेस्ट एनिमी होते हैं। तो इसी बात को बार बार मेरे एल्डर्स ने मुझे भी बोला, और ये हमें बताया गया कि आप आइडियल बाहर ढूंढते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ अच्छाइयाँ खुद के अंदर भी ढूंढिए। आसपास भी आप अच्छाइयाँ देखने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा समय मैंने मेरे भाई साहब, मेरे पिताजी और माताजी के साथ बिताया है। तो मेरे जो पर्सनल आइडियल्स हैं वो यही लोग हैं। और क्योंकि बुक्स पढ़ी हैं, और जो इमीडिएट आइडियल मुझे अभी याद आ रहा है वो जोआन के रोलिंग हैं, जिनकी पूरी सीरीज़ ने काफ़ी ज़्यादा हम सबको, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, मुझे, हम सबको प्रेरित भी किया है उनकी स्ट्रगल ने, उनकी स्टोरीज़ ने। आपने गीता की बात की मैम, तो काफ़ी लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके बहुत से लोगों ने गीता के बारे में बहुत कुछ कहा है। आपके हिसाब से कौन सी जो चीज़ें हैं जो गीता में आपको, कुछ तो आपने अभी बताई, मतलब जैसे हम ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग की बात करें, इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा एक तरह से आपको रुचिकर लगता है? सर ये इस तरह का जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है या इंटेलेक्चुअल थॉट है, गीता मेरे लिए उस तरह की बुक शायद कभी नहीं रही। गीता मेरे लिए एक डेली डायरी की तरह रही है। रोज़ आज भी उठते ही एक, अब तो खैर मोबाइल में है वो, उठते ही एक जस्ट एक पेज ओपन में कर लेती हूँ, और कोई भी एक पेज में कोई भी एक वर्ड मिलता है, और वो वर्ड होता है वो शायद आपको पूरे दिन का एक कंपास की तरह काम करता है। गीता मेरे लिए उस तरह की डेली डायरी रही है। और गीता से सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी है कि आप अपनी लाइफ में किस चैप्टर पे हैं। क्योंकि गीता जब हम पढ़ते हैं, हम उसकी कहानी के बारे में सुनते हैं, ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहा है, लेकिन आई कांट हेल्प इट। मैं चाहता हूँ आई कांट हेल्प इट। सर उसका चैप्टर 1 है, वो है डिप्रेशन से स्टार्ट होता है। अर्जुन को विषाद योग, हाँ विषाद योग। अर्जुन को डिप्रेशन हो रहा है, वो ही गॉट डिप्रेस्ड, वो नीचे बैठ गया है सब छोड़ छाड़ के। तो जब हम जीवन में स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब में कोई इशू हो जाता है, तो हमारी भी कंडीशन कई बार ऐसी ही हो जाती है। और इस चीज़ से मैं भी कई बार निकली हूँ कि जब मैंने भी कई बार ये सब छोड़ छाड़ के मैं भी बैठ गई थी, तो बार बार मैंने खुद को भी याद दिलाया है। और मैं बहुत ब्लेस्ड रही कि मेरे आसपास मेरा परिवार ऐसा रहा है जो बार बार मुझे थपकी दे के, या कई बार होता है ना, हम एक दूसरे को जगाते हैं कि आप किस चैप्टर पे हो लाइफ के। तो गीता मेरे लिए उस तरह का चैप्टर रही है कि मुझे चैप्टर 1 से निकलना है एनी हाउ, और मेरे साथ अगर कोई भी खड़ा है तो वो भी उस चैप्टर 1 में नहीं रहना चाहिए। गीता मेरे लिए ये मोटिवेशन या ये इंस्पिरेशन का काम करती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने गीता से समझी है पर्सनली, वो मेरे लिए ये है कि मैं जो भी करूं, जितना भी करूं, चाहे गिलहरी जितना मेरा योगदान हो या कोई भी योगदान हो, वो 100% होना चाहिए।
मैं दोस्ती भी निभाऊंगी 100%, काम भी करूंगी 100%, और मज़े भी हम 100% ही करते हैं। आपकी जैसे हॉबीज़ की बात करें तो आपने एक तो पढ़ना बताया जी, उसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं आपकी या नहीं? खूब सारी हॉबीज़ हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक शेयर कर सकती हूँ मैं आपसे। म्यूज़िक जो अच्छा, सबकी होती है। म्यूज़िक सुनना, गाना? सुनना सर, सुनना। गाना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिजास्ट्रस। नहीं, किस तरह का म्यूजिक सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं आप? वेस्टर्न म्यूजिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेस्टर्न म्यूजिक में जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे, क्योंकि मेरे जो एल्डर्स थे, मेरे फादर, वो भी बीटल्स को सुना करते थे, तो उनके थ्रू बीटल्स से इंट्रोडक्शन हुआ। और बीटल जनरेशन के बाद अभी जो BTS जनरेशन चल रही है, तो ईस्टर्न म्यूज़िक वो भी मैं बहुत सुनती हूँ, और जैन जियांग को भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उसके अलावा टेलर स्विफ्ट, क्योंकि आजकल सभी स्विफ्टीज़ हो रहे हैं, तो हम भी स्विफ्टी हैं। और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी मुझे बहुत पसंद है जी। तो म्यूज़िक सुनने से पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता ना। मेरे गाने से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि तू गाता रहता है, पढ़ता भी है। सर आप तो गाते गाते पढ़िए, पढ़ते पढ़ते ऐसा उनको बोल दीजिए कि उससे म्यूजिक पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अच्छा ओके। अब आप ये बताइए कि 2024 की तैयारी करने वाले लोग किस तरह से करें? कुछ फ्रेशर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, 4-5 बार से दे रहे हैं पर प्री नहीं निकल पा रहे हैं, और फिर हम मेंस की तो बात करेंगे। फिलहाल प्री इसलिए है क्योंकि फेब तक का टाइम है, तो इस 5 महीने के गैप में किस तरीके से देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर प्री का सिलेबस सभी के पास होगा निश्चित रूप से, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको अपने माइंड पे भी स्टिक कीजिए। और जो आपका कमरा है, कमरे की दीवारें बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। मेरे रूम में भी मैंने सब जगह जितना हो सकता था, मैं अपने रूम में जो मुझे याद नहीं होती थी चीज़ें, उनको मैं दीवारों पे ग्रेफिटी की तरह चिपका देती थी, लिख डालती थी, क्योंकि वो पेंट से हट जाएगा। लेकिन अगर आप उनको उठते बैठते बार बार देखेंगे, दिमाग में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज़ें जाती है। तो एक काम आप ये करिए कि आप सिलेबस से दोस्ती कीजिए। सिलेबस आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। रात को नींद में उठा के भी अगर जसराज जी पूछ लें कि पेज नंबर या उसका पॉइंट नंबर 14 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद दूसरा पॉइंट आता है, आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानिए। स्वॉट एनालिसिस करना सीखिए। सिलेबस में कुछ ऐसे विषय होंगे जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें कहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, पैटर्न क्या है उसको आप समझिए। उसके लिए सारा मटेरियल लकीली अब अवेलेबल है। पहले मेहनत खुद करनी पड़ती थी, अब तो हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास ऑनलाइन, उसमें आप जाइए। और तीसरी चीज़ ये है कि पढ़ना शुरू कीजिए। आप लोग कोई भी बहाना मत कीजिए, पहले पढ़ाई शुरू कीजिए, रिव्यू कीजिए खुद का, और टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट दीजिए। मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए अगर आप सीरियसली देते हैं तो 5 मॉक सफिशिएंट होंगे, जो आपको कट ऑफ के पार इजीली ले जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी अभी, इंटरव्यू में करंट अफेयर्स हमारा इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग हो चुका था, उसके बाद जब ये वाला जो प्रीलिम्स जो सर अभी बता रहे हैं, वो प्रीलिम्स हमने इजीली निकाल लिया था। उसके लिए हमने अलग से कोई बैठ के पढ़ाई नहीं की थी, ये हमारे पूरे ग्रुप का एक्सपीरियंस रहा है। सभी लोगों ने प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर लिया था। अभी जो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि क्या पढ़ें, पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, क्या मेंस पहले पढ़ना चाहिए या प्री पहले पढ़ना चाहिए। 5 महीने पहले लोग सोच रहे थे कि डेट नहीं आई 2 तारीख को, तो नवंबर दिसंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सब प्री में लग गए थे। 2 दिन बाद अब सोच रहे मेंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 महीने का समय सिर्फ प्री को नहीं दिया जा सकता। नहीं दिया जा सकता। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर कंपटीशन बहुत टफ है, और अगर आपको ये ड्रीम अचीव करना है, रियली में ये आपका ड्रीम है, आपको अचीव करना है, तो आपको मेंस प्लस प्री इस स्ट्रेटेजी से आपको काम करना होगा। मेंस की तैयारी आप साथ करते रहिए, उसमें रिवाइज करते रहिए, लेकिन क्योंकि प्रीलिम्स आप क्रैक नहीं करेंगे तो मेंस की पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जो मेंस में भी काम आ रहा है, दोनों को साथ मगअप करिए। पहला पॉइंट आप ये कर सकते हैं। और फैब में अगर प्रीलिम्स है तो सर
जैन से फिर प्रीलिम्स की तरफ ही आपको जाना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद है वो आपके मॉक पेपर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, और साथ में जो मेंटोर्स हैं, किसी एक मेंटोर को आप ज़रूर बहुत कट्ठा पकड़ के रखिए, उनके चरण पकड़ लीजिए, और मेंटोर्स की जो एडवाइस होती है उसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए और उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी अपने अनुसार बनाइए। फिर जनरली ये देखने को मिलता है कि मेंस तो 3 महीने में ही हो जाता है, और पिछली बार तो ये था जिसमें आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की कि सिलेबस ही बदल गया। तो प्री के बाद सिलेबस बदल गया, 3 महीने बच्चे हैं या 2.5 महीने थे, कितने थे कि अब करें तो क्या करें जी। तो सब इधर उधर, हमारे उधर मारवाड़ी में बोलते हैं डाफा चुक हो गया। तो वो वैसा सा सीन था। और ये मेवाड़ी में भी बोलते हैं सर, अच्छा, डाबा चूक भी गया। प्री और मेंस दोनों में टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है जी। ठीक है, उसमें आपने कितना प्रैक्टिस किया या फिर किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए? कितने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से भी आ जाते हैं जी। सम्यक का जो टेस्ट सीरीज था वो मैंने आपको बताया कि मैं भी उसको अटेम्प्ट कर रही थी। तो सम्यक की टेस्ट सीरीज की खास बात ये रहती है कि उसमें बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आते हैं, जो किताबों में लिखा होगा या जो नोट्स में पढ़ाया जा रहा है वहाँ से सवाल कभी नहीं आएगा, कुछ अलग ही सवाल आते हैं। और जब इस बार के मेंस के जब मैंने पेपर देखे थे मेंस होने के बाद, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उसी तरह के यूनिक क्वेश्चंस थे, और लकीली वो टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे, चाहे वो माइस हो या मौर्य पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या एक शॉम्पेन ट्राइब से रिलेटेड शायद क्वेश्चन आया था, दिव्यकृति सिंह वाला क्वेश्चन आया था, और इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। एक आर्टिकल 14 में जो प्रिंसिपल था, मुझे अभी उसका पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पॉलिटी में क्वेश्चन था आर्टिकल 14 से रिलेटेड, वो भी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया गया था। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हमें पहुंचाती है और इसका फ़ायदा उठाइए सभी। एग्जैक्टली। और जब जैसे पेपर रिलीज़ हुए थे उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उन्होंने सामने आके ये भी बताया था कि किस पेपर से, किस टेस्ट सीरीज से, किस नोट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स और नोट्स से आए थे। बिल्कुल मैम, मैं आप सर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम एग्ज़ाम तो देते हैं आरपीएससी का, लेकिन हमें पढ़ाई करनी पड़ती है यूपीएससी के लेवल की, और आज वही कट थ्रोट कंपटीशन है, तो इतनी मेहनत हमें करनी होगी, और यही मेहनत इन टेस्ट पेपर्स में दिखती है, और यही मेहनत आपको भी लिखने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिखानी ही होगी। ओके। तो फिलहाल मेरे जो प्रश्न थे उनका सबका आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है। आप अगर कुछ और हमें आपके बारे में बताना चाहें? बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सबसे यही एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में होते हैं। सर ने मुझे बोला था कि रॉक बॉटम वर्ड, ये वर्ड क्या होता है ये थोड़ा समझा देना। तो वो होता है नैराश्य का भाव, जब हमें लगता है कि जीवन में सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है, और कोई दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुला है, और शायद ईश्वर ने भी हमको छोड़ दिया है, परिवार के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब ये ऐसी स्थिति आती है, 95% लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है, उस समय भी आप अपने आप को फेस करिए। जो मैंने अपने स्ट्रगल से सीखी ये चीज़, वो यही सीखी है कि सबसे पहले हमको अपने आप को फेस करना सीखना चाहिए, फेस योरसेल्फ। और दूसरा, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। शायद आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में आप खुद भी नहीं जानते हैं अभी तक, तो अगर ईश्वर ने आपको आज तक यहाँ लाया है और आपको चुना है, तो अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप ईश्वर पे करिए। ईश्वर पे भरोसा नहीं, आप एथिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उस सुप्रीम एनर्जी पे भरोसा करिए जो इस यूनिवर्स को बांध के रखे हुए है। तो भरोसा करना सीखिए, आगे बढ़िए। अटेंशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहता है, हमारे समय में भी ये प्रॉब्लम थी, और मैं खुद हाइपर एक्टिव चाइल्ड रही हूँ बचपन में। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि लकीली मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही कि पुस्तकों से दोस्ती रही, अच्छे दोस्तों से दोस्ती रही, और ऐसी ही दोस्ती आप भी सोशल मीडिया से करिए।
जो अच्छा है वो आप अपने साथ रखिए, सोशल मीडिया की संगति भी आप अच्छी रखिए, अपने समय का सदुपयोग करिए और लाइफ में कोई एक बड़ा पर्पस ज़रूर रखिए। वो बड़ा पर्पस ये भी हो सकता है आपकी प्रेजेंस, आपकी सिर्फ एक स्माइल या आपका सिर्फ एक शब्द किसी के जीवन की उम्मीद बने, ये भी बहुत बड़ा पर्पस होता है जीवन में। तो आप ऐसा भी कोई पर्पस रख सकते हैं और आगे बढ़िए बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस मंच पे आके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और अपनी इस सफलता में क्या क्या हर्डल्स आपने देखे, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। काफ़ी सारे लोगों की जो जीवन शैली है या जो जीवनी है वो आपसे मैच करती होगी और उनको बहुत सारी प्रेरणा मिलती होगी आपसे। और इसके सर मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जीवन की जो घटनाएं हैं वो कुछ मैच नहीं करें, सभी का जीवन बहुत स्मूथ रहे। और जो पर्सनल फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा दिखता है कि कई बार सफलता फ्लूक में मिल गई है या बस यू गॉट लकी, ये कमेंट्स भी मैंने सुने हैं। बट मैंने पहले भी इस मंच पे ये बात बोली थी कि मुझे बचपन में एक ज्योतिषी ने, जैसा कि हाथ वगैरह दिखाने का शौक़ सबको होता है, मेरी फ्रेंड के साथ उसने हाथ आगे किया, मैंने भी किया और उसने ज्योतिषी जो थे बहुत अच्छे, उन्होंने बोला कि आपकी हाथ में एजुकेशन की लाइन ही नहीं है, आप आगे पढ़ नहीं पाएंगी और आप कुछ बन नहीं पाएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि यू गॉट लकी का उत्तर यही है कि यहाँ रेखाएं आप खुद बनाते हैं, इतनी हिम्मत आप रखिए। रेखाएं हम खुद हमारी बनाते हैं। शिक्षा और ज्ञान ये हमेशा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और ये चलती ही रहनी चाहिए। और कुछ ऐसे पर्सनल जो पिक्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उसमें आप लोग भी देख सकते हैं कि बहुत मेहनत की है और इससे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े तो भी हमेशा हम करने के लिए तैयार रहें। ये हमारा पर्पस होना चाहिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस और काफ़ी व्यूज़ यहाँ पे रखे और जिससे काफ़ी लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। और सम्यक के इस प्लेटफॉर्म पे आपको आने का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी ऐसे लोगों से जिनसे हमें प्रेरणा मिले, ऐसे लोगों के साथ हम यहाँ आते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।